बहुत से स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने की या तो इजाज़त देते हैं या फिर लाजिम करते हैं। मिसाल IAS 16 क्या लाजिम है कि हम एसेट्स को रिवैल्यूएशन पे रखें? नहीं, लेकिन अलाउड है। 38 इंटेंजिबल एसेट, लाजिम है कि इंटेंजिबल एसेट्स को फेयर वैल्यू किया जाए? नहीं, रख सकते हैं अगर एक्टिव मार्केट है तो। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ज़रूरी है फेयर वैल्यू पर रखना? नहीं। IAS 41 एग्रीकल्चर, इसमें ज़रूरी है, राइट। ऐसा ही आता है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोई ऐसा एसेट आपके पास है जो आपका एसेट है, किसी और की इक्विटी या लायबिलिटी है, तो उसमें मॉडल फॉलो होता है FVTPL एंड FVTOCI। FVTPL का मकसद फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। उसमें लाजिम होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रखें विद द चेंजेस बीन टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। FVTOCI का मकसद लाजिम होगा कि आप एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रखें विद द चेंजेस बीन टेकन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो फेयर वैल्यू पे रखने की इजाज़त देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लाजिम करते हैं कि फेयर वैल्यू पे रखो। मिसाल IAS 36 हमने पढ़ा तो उसने कहा रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करो। रिकवरेबल अमाउंट शुड बी हायर ऑफ, वहाँ पे वो फेयर वैल्यू लाजिम करता है कि आप डिटरमिन करें। लेकिन फेयर वैल्यू है किस बला का नाम, राइट? उसमें मल्टीपल ओपिनियंस थे। कोई ये कहता था कि ऐसा ही अगर नया एसेट ले लूं तो कितने में मिलेगा, वो उसकी मार्केट वैल्यू है। कोई कहेगा इतना ही चला हुआ एसेट अगर मैं खरीदूं तो कितने का मिलेगा, इसको बेचूं तो कितने का जाएगा। स्टैंडर्ड्स का मकसद क्या है? यूनिफॉर्मिटी। हम सब एक जैसी बात करेंगे। अगर हम में ही डिस्प्यूट्स होंगे तो हम कैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकेंगे? इस मसले को हल करने के लिए IASB ने लॉन्च किया IFRS 13। IFRS 13 ये नहीं बताएगा कि कौन सा एसेट या कौन सी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लाना है, नहीं लाना, चेंजेस कहाँ जाएंगे, नहीं। लायबिलिटीज को भी रिवैल्यू किया जाता है। अपने दिमाग में सिर्फ बैंक लोन लायबिलिटी में नहीं बिठाना, तो कंपनी के ऊपर और भी लायबिलिटीज होती हैं। सादा सी मिसाल, फॉरेन करेंसी लोन है। मैं पाकिस्तान में हूं और अपनी स्टेटमेंट्स PKR में बनाता हूं, लेकिन मैंने लोन लिया है दुबई की किसी बैंक से दिरहम्स में, तो जो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटीज में दिख रहे हैं वो तो रुपए दिखेंगे ना, लेकिन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से मुझे रुपए बहुत ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं और रुपए शायद कम भी देने पड़े। सही है, ऐसे दिन तो अल्लाह दिखाए। लेकिन लायबिलिटीज़ को भी रीवैल्यू किया जाता है। फेयर वैल्यू आखिर किस बला का नाम है, ये डील कौन करता है? IFRS 13। इंट्रोडक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि कुछ स्टैंडर्ड्स रीवैल्यू करने की रिक्वायरमेंट रखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स रीवैल्यू करने का अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं। IFRS 13 ये नहीं बताएगा कि क्या रीवैल्यू करना है क्या नहीं करना। इसका पर्पस है टू डिफाइन फेयर वैल्यू। डेफिनेशन नहीं, मालूम नहीं करना, डिफाइन, डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा, सेट आउट अ सिंगल फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग फेयर वैल्यू। अब यहां पे बात आती है फेयर वैल्यू निकालना। एक ही फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि 16 के हिसाब से, 38 के हिसाब से, 40 के हिसाब से, 41 के हिसाब से, 36 के हिसाब से, जिस भी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको फेयर वैल्यू निकालनी है उसका तरीकेकार सेम होना चाहिए। तीसरा, स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर्स के रिपोर्ट क्या क्या करना है, लिमिटेशन किन किन पे अप्लाई नहीं होगा, स्कोप का मकसद यस रिस्ट्रिक्टिव। IFRS 13 does not apply to share based payment transactions that are within the scope of IFRS 2। हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज लूं, बदले में पैसे नहीं दूं बल्कि अपने शेयर्स दे दूं,
सही है, एज अ कंसिडरेशन, लेकिन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। शेयर्स के बदले शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज लूं और उसके बदले में शेयर्स दूं, तो उसको हम कहते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। IFRS 2 अप्लाई होता है, IFRS 13 इस पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी शक्ल फेयर वैल्यू जैसी है लेकिन वो फेयर वैल्यूज नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बोल रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से फेयर वैल्यू कहा जाता है डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज को। यहां पे हम उसको वैल्यू इन यूज कह रहे थे ना, वो वैल्यू जिस पे एनपीवी 0 आए वो फेयर वैल्यू है। तो अगर मैं एसेट उतने में ही खरीदूं जितना कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है तो एनपीवी कितनी आएगी? उतनी ही इन्वेस्टमेंट करूं जितने की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हो तो एनपीवी कितनी आएगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर वैल्यू इज डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ एनी एसेट। अच्छा, एक तो IFRS 2 पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, मेजरमेंट्स सच एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV, how would you define NRV? What is definition of net realizable value? Yes, good. It is the selling price in the ordinary course of business, yes, minus estimated cost of completion and selling cost and make to sale. वहां पे टर्म यूज होता है सेलिंग प्राइस का एज अ जनरल डिस्कशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस? एंड सेलिंग प्राइस, करेक्ट? नो नो नो, मार्केट वैल्यू में भी जितने में बिकेगा, सेलिंग प्राइस का मकसद भी जितने में बिकेगा। ये हमारी नहीं, देखो सेलिंग प्राइस हु डिटरमिन्स? हम भाई, हमारी मर्जी है। कोई कहे महंगा बेच रहे हो तो आप लोग नहीं खरीदो, मैं तो इतने में बेचूंगा। सेलिंग प्राइस मैनेजमेंट तय करती है, फेयर वैल्यू मेरे तय करने के बस में नहीं है, वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं, वो लोगों की नजरें हैं। हाँ, एक्टिव जरूरी नहीं है, एक्टिव जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक गाड़ी जो लोकली प्रोड्यूस्ड है, अगर एक गाड़ी इंपोर्टेड है, हालांकि इंपोर्टेड में फीचर्स ज़्यादा हैं, हाइब्रिड भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, एयरबैग्स भी हैं, सेफ्टी भी है, फिर भी लोकल गाड़ी महंगी बिक रही है, ठीक है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट यानी लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो किसी चीज़ के ज़्यादा पैसे देते हैं, किसी चीज़ के कम पैसे देते हैं। भाई करोला कैश है, क्यों करोला कैश है? बनाई हुई है, सिविक की नहीं है कैश। एग्जैक्टली क्यों? टोयोटा की क्यों रीसेल है? क्योंकि हम बोलते हैं कि मैंने जैसे सोना खरीद लिया, इसको जब जितने में बेचना चाहूंगा बिक जाएगी। अच्छा, तो होंडा सिविक क्या घटे क्या, सिटी क्या घटे क्या? लेकिन नहीं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कुछ अजम्पशंस ऐसी हैं जो लोग रेलेवेंट कंसिडर करते हैं। जब हम कहेंगे एसेट की फेयर वैल्यू, तो अपनी मर्जी नहीं चलानी है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की मर्जी चलानी है। मिसाल, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स महंगे होना या मे भी ना मिलना इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक फुल लेविश गाड़ी के लगाएंगे 10-12 लाख रुपए और एल्टो 660 डब्बे के लगाएंगे 20-21 लाख। तो कोई बोले अकल से काम लो, कचौड़ी हो जाती है अगर गाड़ी कहीं टकरा जाए, है क्या, सेफ्टी नहीं है। लेकिन खरीदने वाला अगर 20-21 लाख में भी खरीद रहा है तो क्या करोगे? और यहां एयर कंडीशन भी बेहतरीन है, इंजन भी 1000 सीसी है, हाइब्रिड भी है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी हैं, पावर विंडोज भी हैं, सब शशके हैं गाड़ी में, एयरबैग्स भी हैं, लेकिन 11 लाख। अपने दिमाग नहीं चलाना, क्या चलाना है? सेलिंग प्राइस इज समथिंग जो कि आप डिटरमिन करते हो, मैनेजमेंट, एंड फेयर वैल्यू इज। तो IAS 2 के अंदर जो NRV का टर्म यूज किया गया है उसकी डिटर्मिनेशन एज पर IFRS 13 नहीं होगी, स्कोप से बाहर है।
तो इसकी शक्ल फेयर वैल्यू जैसी है लेकिन ये फेयर वैल्यू है नहीं। दूसरा, और वैल्यू इन यूज इन IAS 36, मैंने बताया था डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को भी फेयर वैल्यू कहा जाता है, लेकिन इसकी शक्ल फेयर वैल्यू जैसी है, ये है फेयर वैल्यू नहीं। Have some similarities to the fair value but are not fair value and are outside the scope of IFRS 13. Definition देखिएगा, what is fair value? Fair value is the price, ठीक है, that आगे क्या लिखा है? अच्छा, पहला टर्म यूज किया है would be, एक will be, इंग्लिश सिंपल सी। विल का मकसद होता है सर्टेन एंड वुड बी इफ, हाँ अगर करते तो। मैं बेच रहा हूं नहीं ऐसी बात, लेकिन अगर मैं बेचता तो। सो द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू, ये बात समझ में आ रही है? एसेट को बेचने से जो कीमत मुझे हासिल होगी, जो प्राइस मुझे मिलेगी, उसको फेयर वैल्यू कहा जाता है। और लायबिलिटी के केस में क्या कहा है? और पेड टू, आगे क्या लिखा है? इस टर्म को भी समझते हैं। यहां पे लायबिलिटी को पे करने की बात नहीं की गई है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की बात की गई है। थोड़ा समझना, अगर मैं बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेता हूं 5 साल के लिए और तीसरे साल के आखिर में ही वापस कर देता हूं, तो बैंक क्या करेगा? फूलों के हार चढ़ाएगा? वाह, जुबान के पक्के हाई साहब, 5 साल का बोला था, 3 साल में पैसे वापस, कमाल है यार। आइंदा जब भी पैसे चाहिए याद करना भाई को, जुर्माना ठोकेगी टाइट। अगर अर्ली रीपेमेंट की जाती है लोन की तो उस पर पेनल्टी लगती है। अक्सर लोग अभी इस हालत में ना गाड़ियां बेचने के चक्कर में, लेकिन गाड़ी लीज पे है क्योंकि काइबोर बढ़ गया तो किस्तें बढ़ गई। अब वो चाह रहे गाड़ी निकालो, किस्त महंगी पड़ रही है, लेकिन अगर गाड़ी निकालेंगे तो आपको जो पैसे मिलेंगे उससे पहले लायबिलिटी खत्म करके देनी पड़ेगी, बैंक को क्लियर करके देना पड़ेगा। बैंक उस पर पेनल्टी मारता है। मैं लायबिलिटी को सेटल करने की बात नहीं कर रहा। डेफिनेशन ने क्या लिखा है? ट्रांसफर, नॉट सेटल। तो हम समझ रहे हैं। सो द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, अगर मैं एसेट बेचूं तो। भाई ये बात तो तय है ना कि किसी एसेट को रिवैल्यू कर रहा हूं, इसका मकसद ये तो नहीं कि बेचना है। एंड वुड बी पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी, ट्रांसफर करने का मकसद है कि लायबिलिटी है तो मेरी, लेकिन ये अगर मैं किसी और को कह दूं, मिसाल एसेट को डिसमेंटल तो मैंने करना है, लेकिन अगर किसी ठेकेदार को ठेका दे दूं कि तुम कर लेना मेरे बेहाफ पे, तो इससे मेरी लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी, लायबिलिटी मेरे ऊपर ही रहेगी, लेकिन मैं अपनी लायबिलिटी क्या कर दूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा किसी और के ऊपर। उस ठेकेदार को फिर पैसे देने पड़ेंगे ना, राइट? सो द प्राइस दैट वुड बी पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। यहां तक बात समझ में आ गई कि एसेट को बेचने में जो की पैसे मिलेंगे और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने से जो पैसे देने पड़ेंगे इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन अनबायस होनी चाहिए। पुरानी डेफिनेशन जो थी फेयर वैल्यू की, उसमें वर्ड यूज होता था आर्म्स लेंथ, ठीक है? आर्म्स लेंथ, हर किसी की पहुंच में हो। क्योंकि मैंने आपको बेची है और क्योंकि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, इस वजह से हमारा सौदा इतने में हो सकता है। क्योंकि आप फेलो सब्सिडरी हैं, एक ही पेरेंट के दोनों बच्चे हैं, मैं बेच रहा हूं आप खरीदोगे, तो इसमें बायसनेस होती है, इसमें फेवरेटिज्म होती है, इसमें कमर्शियल सब्सटेंस होने के चांसेस कम होते हैं। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मकसद कोई भी बेचे, किसी को भी बेचे, राइट?
कोई कहता ना गाड़ी बेच दी, अच्छा कितने में, इतने में, सस्ती, दोस्त था, कजन ने ले ली, अभी तक पैसे भी पूरे नहीं दिए, तो उससे आपकी गाड़ी की कीमत तो नहीं डिसाइड हो पाएगी ना, क्योंकि आपने फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज टर्म्स में बेची है। क्योंकि कजन था, क्योंकि भाई है, क्योंकि एक जरूरतमंद था, वो टैक्सी में गाड़ी चलाने वाला था, मेरी गाड़ी उसको दे दी, पैसे भी मैंने कहा आराम आराम से देना। तो इससे ये तो नहीं पता चलेगा ना कि गाड़ी की कीमत क्या है। दिस शुड बी एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। अगर ये गाड़ी किसी को भी बेची जाती, कोई भी बेचता, इतने में ही बेचता, इसको हम कहते हैं ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, एक रिवाजी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्म्स लेंथ, फेयर टर्म्स पे की गई है, किसी ने किसी को फेवर नहीं दिया है, क्लियर होने चाहिए। मतलब किसी को भी कहता, मिसाल अगर आप कहते हो मैंने अपना फ्लैट अपने भाई को इतने में दे दिया, मैं बोला 2 रुपए ऊपर लो मुझे दे दो, तो आप बोलेंगे सर आप मेरे भाई थोड़ी है, भाई को दिया है बोल तो रहा हूं। तो भाई को आप सस्ते में बेच सकते हो, हर किसी को तो सस्ते में नहीं बेच सकते ना। आर्म्स लेंथ का मकसद, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मकसद, सबके साथ ऐसा, यानी जो भी बेचेगा, जिसको भी बेचेगा, इतने में ही बेचेगा। सो दिस शुड बी एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन अच्छा, ये अब इंपॉर्टेंट है। किसी भी एसेट की वैल्यू देखने के 2 पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। एक वो एसेट किसी के लिए भी क्या हैसियत रखता है, एक वो एसेट मेरे लिए क्या हैसियत रखता है। यानी एक टर्म हम यूज करते हैं एंटिटी स्पेसिफिक। अगर आपके घर के बिल्कुल बराबर वाला घर अप फॉर सेल हो, तो बेचने वाला सबसे पहले दावत किसको देगा? ठीक है भाई, आपको अगर खरीदना हो तो पहला हक आपका है। अगर आप खरीदते हो तो मे बी आप उससे डबल एडवांटेज ले सकें कि दीवारें गिरा देंगे, एक ही बड़ी हवेली बना देंगे। अगर हमारे बराबर वाला कहे कि यार आपके पीछे वाला प्लॉट बिक रहा है, मैं तो शायद ज़्यादा पैसों में खरीद सकता हूँ ना, क्योंकि मैं कहूँगा यार एक ही साथ हो जाएगा, डबल प्लॉट हो जाएगा, कैंपस को डबल कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ से कहीं दूर मुझे कोई प्लॉट मिलता है तो शायद उसके में उतने पैसे नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे एक एडवांटेज है, शायद इस प्लॉट के मैं अलग पैसे लगाऊं, उस प्लॉट के मैं इतने पैसे ना लगाऊं। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूं एंटिटी स्पेसिफिक, कि मैं इसको कैसे यूज़ करूंगा। इसको हमने क्या कहा? एंटिटी स्पेसिफिक। दूसरा होता है मार्केट स्पेसिफिक। बात समझ रहे हैं? जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो अजम्पशंस यूज करेंगे जो मार्केट में बैठा हुआ कोई भी बंदा यूज करेगा। मसलन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? एरिया, लोकेशन। एरिया से वैसे हमारा मकसद होता है कि कितने गज का है, ठीक है, एरिया का मकसद बेसिकली ये होता है। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में एरिया कहते हैं कि करीब करीब लोग कैसे रह रहे हैं, और डेयरी है बराबर में, परचून की दुकान है नीचे नहीं है, पकौड़े मिलते हैं नहीं मिलते, लोग कैसे रहते हैं, लोकेलिटी कैसी है। फिर सो वी कैन से लोकेशन उसकी क्या है और एरिया कितना है। जितनी बड़ी 1000 गज का प्लॉट हो, 500 गज का हो, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। एक छोटा सा प्लॉट है मेरे काम का नहीं है, बड़ा प्लॉट होगा काम का होगा, तो कोई भी खरीदने वाला पहला ये देखेगा कि उसकी एरिया कितना है, दूसरा ये देखेगा कि इसकी लोकेशन है कहाँ पे, और ओल्ड कंस्ट्रक्शन है या न्यू कंस्ट्रक्शन है, बना हुआ कैसा है, क्वालिटी ए क्लास की कंस्ट्रक्शन की हुई है या बिल्डर की कंस्ट्रक्शन है, तारें कौन सी डाली हुई हैं, फिटिंग्स कौन सी डाली हुई हैं, मैटर्स। व्हाट एल्स? प्राइस तो आप तय करोगे, उसके लिए फैक्टर्स क्या सोच रहे हो? यस, पाकिस्तान में मतलब हमारे यहाँ तो यार 24 घंटे पानी आता है। बड़े भरम के साथ बता दे भाई, बेसिक ज़रूरत है हमारी, पानी आता है, इज़ नॉट अ लग्जरी। लेकिन जिस एरिया में कहता है 24 घंटे बिना मोटर के आता है, तो वाह, सब प्रॉपर्टी बेच के तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदूंगा क्योंकि पानी आता है, यहाँ लोड शेडिंग नहीं है। ओके, व्हाट एल्स? ओके, बेसिक यूटिलिटीज,
वाडा का कनेक्शन, गैस का होना, वासा की पानी की लाइन होना, ड्रेनेज प्रॉपर होना इस एरिया में। कहीं बारिशों में कश्तियाँ तो नहीं चलती नॉट जल्दी। हाँ, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है? ओके। हाँ, सिक्योरिटी कैसी है? वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है, रोड फेसिंग है, बैक फेसिंग है? हाँ, ओके। कि वहाँ पे जो बाहर का काम किया हुआ रोड बड़े अच्छे बने हुए, 60 फुट चौड़ा रोड है, मैटर्स। पार्किंग है नहीं है, वो वैल्यू तो आप देखेंगे, ठीक है। या आप देख रहे हो कि मेरे अफोर्ड में, बजट में आती है नहीं आती, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती और गिरती क्यों है? क्योंकि उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। फेयर वैल्यू किसको कहा जाएगा? उसमें जो अजम्पशंस यूज की जाएंगी, क्या वो एंटिटी स्पेसिफिक होनी चाहिए या मार्केट स्पेसिफिक होनी चाहिए? कंसिडर्ड बाय मार्केट स्पेसिफिक अजम्पशंस को हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, और एंटिटी स्पेसिफिक अजम्पशंस को हम कहते हैं हमें कोशिश करनी है कि हम ऑब्जर्वेबल इनपुट्स यूज करें। सिर्फ वो अजम्पशंस को मद्देनजर रखना चाहिए जो मार्केट पार्टिसिपेंट रेलेवेंट समझता है। ऑल्दो अगर मेरे पास 1000 गज का एक प्लॉट था, मैंने उसके 500 के कट मार के 2 स्कूल्स बना दिए, पर्पसफुली स्कूल बना दिए, सही है। फिर खरीदने वाला एक बंदा आया, उसने मुझसे स्कूल खरीदा, स्कूल ए बनाया। दूसरी पार्टी आई, उसने खरीदा, स्कूल बी बनाया। स्कूल ए का नाम इतना बढ़ चुका है कि उसके पास एडमिशंस ओपन होने के 15 दिन बाद एडमिशंस क्लोज का बोर्ड लग जाता है। उस स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल हो गया है, इतनी एडमिशंस हैं, और ग्रेड केजी से लेकर मैट्रिक तक भरा पड़ा है। और दूसरा भी ग्रेड 1 से या केजी से लेकर मैट्रिक तक जा चुके हैं उसके बैचेस, लेकिन उसके पास बच्चे कम है। वो मिड सेशन में भी लेता रहता है, आ जाओ डिस्काउंट देता रहता है। बिल्डिंग में फर्नीचर, बोर्ड, फिक्सचर, बिल्डिंग, हर एक चीज डिटो सेम है, एसेट दोनों सेम है, लेकिन स्कूल ए के कैश फ्लोज ज्यादा है और स्कूल बी के कैश फ्लोज। अगर आप स्कूल ए खरीदना चाहो या बी खरीदना चाहो तो ज्यादा पैसे किसके लगाओगे? ये आपकी अजम्पशन है। अगर मैं प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मुझे क्या देखना है? हाँ, अगर आप बिजनेस देखो, अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो और गुडविल पे कर रहे हो तो गुडविल तो डेफिनेटली ए की ज्यादा पे होगी, लेकिन अगर मार्केट प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेम, सही है। हमें कोशिश करनी है कि हम अपने ख्याल, अपनी अजम्पशंस इसमें ना डालें, सिर्फ वो अजम्पशंस डालें जो मार्केट पार्टिसिपेंट जहन में रखती है। तो मेरे नज़दीक एक हाइब्रिड गाड़ी जो पूरे पाकिस्तान में कोई 50 होंगी और उसमें लग्जरीज ज़्यादा हैं, उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो सिविक भी नहीं आती, लेकिन इसकी रीसेल नहीं है। आपको जज्बाती नहीं होना है, क्यों रीसेल नहीं है? तुम जाओ सिविक खरीदो, बेकार, 2 ही एयरबैग्स वाली, लाओ जाओ 66 लाख में वही खरीदो, तुम्हारी औकात ही नहीं है खरीदने की। जज्बाती ना हो। मार्केट में अगर वो गाड़ी की वैल्यू 40 लाख है तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसको 40 लाख में दिखाएंगे। एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होना है। क्या होना है? तो वो अजम्पशंस, हाँ, एसेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो यूज करने जो मार्केट कंसिडर करती है। ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूं, देखो मैंने ना खेद, देखो मैं एसेट बेच तो रहा ही नहीं ना। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं कि जो सस्ते पैसे लगा उसको बेच देना, मैंने कहा तो नहीं। अगर आपको एसेट बेचना हो, जो 2 रुपए ज्यादा थे उसको दे देना। हम यहां पे सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं।
उसके लिए मैं वाजे कर रहा हूं कि एक जनरेटर को वैल्यू कर रहे हो, एक सोलर सिस्टम को वैल्यू कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू करो, एक गाड़ी को वैल्यू करो, एक मशीन को वैल्यू करो। कंसिडरेशन उसमें वो रखनी है जो मार्केट इंपॉर्टेंट समझती है। एक दौर होता था वीसीआर चलता था, आपने तो शायद देखा नहीं होगा, हमने तो देखा था। एक होता वीसीआर या वीसीपी उसको कहते हैं, टेप वाली उसमें कैसेट डलती थी, आपकी बर्थडे शायद उसमें रिकॉर्डेड हो किसी की। हाँ ऐसे, हाँ आप तो खेलते होंगे, पूरी कैसेट टेप निकाल के फिर वापस, हम तो ऐसे घुमा देते बॉल पॉइंट से पियानो की। खैर अब वीसीआर कितने की मिलनी चाहिए? कोई बोलेगा यार ये नहीं, फ्री में ऊपर से पैसे देगा। 6,000 रुपए की है, चाहिए तो नसीम सेंटर चले जाओ। पहली बात तो ले क्यों रहे हो आप बोलोगे यार वो पुराना पढ़ी है कुछ बर्थडेज मेरी, तो देखूं कैसा दिखता था। सही है, तो मेमोरीज हैं। मार्केट के अंदर आपके नजदीक तो कोई बोलेगा यार वीसीआर भी ले जाओ, ऊपर से ये 500 रुपये भी लेके जाओ, इसको तो निकालो मेरे घर पे वजन है। लेकिन बेचने वाला उल्टा इसके पैसे मांग रहा है। तो हमें क्या देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमें क्या लगता है इज नॉट इंपॉर्टेंट। मार्केट की अजम्पशंस यूज करनी है। गाड़ी खरीदते वक्त क्या अजम्पशन सोचते हो? कोई भी पार्टिसिपेंट, आप नहीं, मिसाल आप कहते हो यार मेरा ब्लैक है ना, बैड लक है, जब भी खरीदता हूं एक्सीडेंट हो जाता है, ये आपका मसला है, इसको ना सोचो। ब्लैक पे मट्टी ज्यादा आती है, मुझे मट्टी बर्दाश्त नहीं है, आपका मसला है। व्हाट डज मार्केट पार्टिसिपेंट कंसिडर रेलेवेंट? पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, और गाड़ी महंगी होगी सस्ती होगी, डिपेंड्स ऑन व्हाट, कंडीशन कैसी है, स्क्रैच लेस है, ओके, फ्यूल कंजम्पशन कैसी है, एवरेज कैसा देती है, ओके, टचअप है नहीं है, इंटीरियर कैसा है, चली हुई कितनी है। हालांकि मार्केट पार्टिसिपेंट कहता है किलोमीटर को नहीं देखो, बम्पर काउंट नहीं होते, सही है। बेचने जाओगे तो सब काउंट होगा, खरीदने जाओगे ना कुछ काउंट नहीं होगा। ये छोटे मोटे स्क्रैच अब टचअप टूचअप चलता है, अच्छा जब बेचने आऊंगा तो छोटा स्क्रैच भी लाख रुपए गिरा देगा गाड़ी पे। खैर, व्हाट फैक्टर्स मार्केट पार्टिसिपेंट कंसिडर्स रेलेवेंट? अगर वो बम्पर का टचअप काउंट नहीं करते, पूरा बम्पर कलर है, काउंट में नहीं आता, नहीं आता। हम जब देते हैं चली हुई कितनी है, अगर लाख कर गई तो हम नहीं लेंगे। वो मार्केट वाले कहते हैं किलोमीटर्स को नहीं देखो, कंडीशन देखो गाड़ी की। डॉक्टर साहब की है, आर्मी ऑफिसर की है, उसके बंगलों पे ही खड़ी है, चलाता ही नहीं है, चलाता ही नहीं है, उसके पास खुद की इतनी गाड़ियां हैं, उसको गवर्नमेंट की इतनी गाड़ियां मिली हुई है, ये तो ऐसे ही ईंटों पे चढ़ा के खड़ी कर दी, बोला ले लिया अब क्या करूं। हाँ बस ऐसे सेल्फ मार के बंद कर देता है ये सारी। अच्छा जानबूझ के इनका रिलेशन भी होता है, वो हमारे घरों पे गाड़ियां आके खड़ी करते हैं, बोलते हैं यार ये प्रोफेसर है, इसके पास ये 3 गाड़ियां हैं, खुद इसमें जाता रहता है कॉलेज अपने, ये गाड़ी यहीं पे खड़ी है। साफ करके रखते हैं। आप शोरूम वाले को कोई भी गाड़ी दो, वो ऐसी साफ करके देगा, आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, पॉइंट इज के व्हाट assumptions does market participant take into account? तो फेयर वैल्यू जब आप रिकॉर्ड करोगे तो उसको डिटरमिन करते वक्त सिर्फ वो फैक्टर्स रखने हैं जो, ना क्या मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो फैक्टर्स वो समझते हैं। अच्छा देखो सब पता चल जाता है ना कि हर चीज में, मिसाल तो अनरिलायबल हो जाएगा ना जितना। एक बात अब अच्छे से समझो, IFRS 13 क्या कहता है? टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट्स एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ, ये नहीं कहता कि अनऑब्जर्वेबल इनपुट को यूज नहीं कर सकते। अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, अगर फैक्टर्स पता नहीं चल पा रहे, कुछ ऐसा एसेट है जो यूनिक है, तो इन दैट केस आप मजबूरन आहिस्ता 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 एंटिटी स्पेसिफिक होते जाओगे। तरजीह किसको है? ऑब्जर्वेबल को।
नहीं इतने वेरिएशंस मौजूद, मैं तो कुछ ऐसे एसेट्स की बात कर रहा हूँ जो जनरली चलते रहते हैं, तो हम तो मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर नहीं कंसिडर कर सकते तो फिर आप आहिस्ता 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 एंटिटी स्पेसिफिक हो जाओगे। आगे देखते हैं, डेफिनेशन समझ में आई? याद रहनी चाहिए आपको, प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। इससे यह वाज़ेह हुआ कि ये जान छुड़ाने के पैसे हैं, एग्जिट प्राइस, ठीक है, नया खरीदने के और नई लायबिलिटी लेने के पैसे नहीं। दिस डेफिनेशन एम्फेसाइजेस दैट फेयर वैल्यू इज मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, नॉट एन एंटिटी स्पेसिफिक मेजरमेंट। इन अदर वर्ड्स, इफ टू एंटिटीज होल्ड आइडेंटिकल एसेट्स, these assets, all other things being equal, should have the same fair value, and this is not affected by how each entity uses the asset or how each entity intends to use the asset in the future. दो कंपनीज के पास एक ही तरह का एसेट है, कंडीशन भी सेम है, रनिंग भी सेम है, लोकेशन भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। भले एक कंपनी उससे ज़्यादा बेनिफिट्स कमा रही है, दूसरी कंपनी उससे कम बेनिफिट्स कमा रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कंपनी उससे कितने कैश फ्लोज कमा सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। एन एंटिटी मस्ट यूज द assumptions that market participant would use when pricing the asset or liability under current conditions when measuring fair value. क्लियर हो गया? एंटिटी स्पेसिफिक assumptions का यूज नहीं करना है और मार्केट स्पेसिफिक assumptions का यूज करना है, कभी भी नहीं करनी है, मिनिमाइज करनी है। अगर एसेट यूनिक है जो आप ही के पास है, ऐसे जनरल मार्केट में नहीं। मिसाल मेरे पास एक प्लॉट है 4 एकड़ का, मैं अपनी मर्जी से उसमें पूरी बिल्डिंग बनाता हूं और प्लांट लगवाता हूं फ्लोर मिल का। अब वो जो प्लांट बनाया गया है वो पर्टिकुलरली मेरी बिल्डिंग के नक्शे के हिसाब से बनाया गया है, मेरे अलावा अगर ये प्लांट मैं बेचूं भी तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सही है, क्योंकि वो कस्टमाइज्ड है, वो मेरी ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट खरीद के क्या करेगा? वो बोलेगा ये प्लांट खरीदने के लिए मुझे ऐसी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अब प्लांट हो करोड़ रुपए का और बिल्डिंग हो 20 करोड़ रुपए की, एक मेजर मॉडिफिकेशन, पूरा तोड़ के वापस से बनाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप एंटिटी स्पेसिफिक हो सकते हो, बिकॉज मार्केट में ऐसी चीज है ही नहीं, तो मजबूरन मैं एंटिटी स्पेसिफिक हो जाऊंगा। ओके, अब एक बात और देखिए हमने यहां पे, फेयर वैल्यू किसको कहा जाता है? एग्जिट प्राइस, जितने पे एसेट बिकेगा। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो इनिशियली एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का कहते हैं, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं IAS 41 बायोलॉजिकल एसेट्स का पार्ट, और दूसरा IFRS 9। IFRS 9 भी कहता है कि फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। जितने पे खरीदा है वो अलग कीमत होगी ज्यादा, और जितने पे बेचूंगा वो अलग कीमत होगी जितने पे बिक सकता है। और एग्जिट प्राइस हमेशा परचेज प्राइस से कम होती है। डॉलर खरीदने के पैसे अलग है, बेचने के पैसे अलग है ना। अगर मैंने खरीदा है, मिसाल बायोलॉजिकल एसेट है, अभी ईद आ रही है ऊपर से, मंडियों के चक्कर मार रहे होंगे शायद आप। अब अगर मैं एक जानवर खरीदता हूं लाख रुपए का और बेचता हूं तो जाता है 80,000 रुपए का, तो उसकी फेयर वैल्यू 80,000 है। क्रेडिट कैश करूंगा लाख रुपए, डेबिट करूंगा बायोलॉजिकल एसेट 80,000 से फेयर वैल्यू पे, 20,000 उसकी इनिशियल रिकग्निशन पे ही लॉस हो जाएगा। शेयर्स जिस कीमत पे खरीदे जाते हैं और जिस कीमत पे बेचे जाते हैं उसकी वैल्यू में फर्क होता है। गोल्ड जिस रेट पे खरीदा जाता है और जिस रेट पे बेचा जाता है उसमें फर्क होता है। अब अगर इनिशियली आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे
तो इनिशियल रिकग्निशन पे ही लॉस हो जाएगा, राइट। फेयर वैल्यू एट इनिशियल रिकग्निशन। ओके, इसके बाद वाली चीज पढ़ते हैं, उसके बाद आज क्लोज करते हैं। मेजरिंग फेयर वैल्यू। Fair value measurement assumes that an asset or liability is exchanged in an orderly transaction between market participants to sell the asset or transfer the liability at the measurement date under current market conditions. However, in each case, fair value measurement looks at asset or liability from the point of view of a market participant. The fair value must take into account all factors that a market participant would consider relevant to the value. These factors might include the condition and location of the asset and restrictions, if any, on the sale or use of the asset. चंद कदमों का फासला होता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी कमर्शियल पट्टी में है, उसके बैक वाली प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल में है, सिर्फ इतना सा फर्क। और सोसाइटी का रूल है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती। प्रॉपर्टी की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। इस तरफ के प्लॉट्स हैं रजिस्ट्री वाले हैं, इस तरफ के प्लॉट्स हैं लीज पे है, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। हमें देखना है कि मार्केट पार्टिसिपेंट क्या क्या चीजें देखता है। रेस्ट्रिक्शंस को भी अकाउंट फॉर किया जाता है। हमारे यहाँ तो फिर भी चल रहा है, सोसाइटीज़ में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में स्कूल्स चल रहे हैं, जो करीब करीब बंगलोज वाले होते हैं वो कंप्लेंट कर करके थक जाते हैं, लेकिन स्कूल की पहुंच इतनी ज़्यादा होती है कि बंगलो वाला अपना बंगलो खाली करके चला जाए, लेकिन इस ट्रैफिक से बच नहीं सकता, क्योंकि स्कूल के टाइम पे इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि उसको इमरजेंसी में निकलना हो तो निकल नहीं सकता, हर वक्त वहाँ पे ट्रैफिक है। तो वो भी कहता है किसी स्कूल को किराए पे देके चला जाओ, मैं कहीं और रह लूँगा। हालांकि है रेजिडेंशियल, हक पहले रेजिडेंशियल का है, लेकिन जीत रहा कमर्शियल वाला है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस को भी अकाउंट फॉर किया जाएगा और अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही, और इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।